तो देखो भाई, अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, मैं तुमको हिंट भी दे दिया, अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके तो इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो वेलकम टू द वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन एप्लीकेशन, उसमें रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन। देखो भाई, और जिसने क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करने ट्राई किया उसको अगर क्वेश्चन आ गया तो कंग्रेट्स। ये एक इजी क्वेश्चन है पर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको एक डायमेंशनल एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि साइन थीटा क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि ये साइन थीटा है। डायमेंशनल एप्लीकेशन रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन में आप साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पुट नहीं कर सकते, वर्क नहीं करेंगे, वहाँ ही आप फंसोगे। इसलिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आपको वेलकम भी कर दिया था। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड में ये क्वेश्चन करेंगे और चुटकी में आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो माय नेम इज एसके अनास, ऑलरेडी वीडियो में डबल टाइम भी बोल दूंगा। गुड इवनिंग गाइस, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन है एडवांस के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन, ये डायमेंशंस का एप्लीकेशन एक और एप्लीकेशन है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, पर उनमें से कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनते। आप अगर तुम्हें वो चाहिए, वो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कुछ नहीं है उसमें, जस्ट तुम्हें यूनिट्स को कन्वर्ट करना, जैसे तुम न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर सकते हो उसके डायमेंशंस मैच करके। एनीवेज, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ डायमेंशंस एंड फिजिकल क्वांटिटीज। तो विथ all the forces, let's begin. I am SK Anas from Anas Studies। और कुछ नहीं, चलो बुक पेन ले, चलो शुरू करते हैं। चलो एक फ्रेश माइंड से हम स्टार्ट करेंगे आज का कॉन्सेप्ट। वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज। एंड अगर तुम अनसब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉर्मेलिटीज खत्म। इस रिलेशन से तुम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल लोगे। सच में लिमिटेशंस कुछ है, एक्सेप्शन कुछ है, पर इनको अगर निकाल लोगे तो जनरली तुम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल लोगे। चलो, ये एक और टास्क यूज हो सकता है। अगर तुम्हें कोई एग्जाम में प्रूव दैट इक्वेशन दिया है कि ये क्वांटिटी को इसके बराबर प्रूव कर दो, तो तुम क्या कर सकते हो, ये रिलेशन यूज कर सकते हो। अगर वो एक्सेप्शंस मैच नहीं करे तो तुम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो एंड तुम्हारा आंसर टेस्ट कर सकते हो कि ये करेक्ट आंसर है या नहीं। इनफैक्ट तुम यही यूज़ करोगे, अगर कोई बोलेगा कि इन दोनों को प्रूव करो तो तुम यही यूज़ करोगे। यही यूज़ करोगे, यही प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस। एनीवेज, चलो मुझे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी P ले लेंगे हम। P दिख रहा है ना, P depends on कुछ ले लिया। P depends on A, B। P फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन A, B। ये P क्या है मैं कुछ नहीं पता, ये B क्या है मैं कुछ नहीं पता, सब भूल जाओ, फिर से स्टार्ट करो। P डिपेंड्स अपॉन A, B। तुम्हें ये नहीं चाहिए कि P क्या है और A B क्या है, सब मत देखो, जस्ट P A B देखो। तो क्या होगा, इसका कुछ रिलेशन होगा। P अगर A के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो तुम कैसे लिखोगे, P is अच्छा, P is proportional to A, यही लिखोगे। और B पे भी डिपेंड कर रहा है तो तुम P is proportional to B लिख सकते हो। और जैसे तुम ये कर रहे हो तो ये
एक्चुअल में कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ जो प्रोपोर्शनैलिटी है ऐसे होंगे कि ये अगर मैंने x मान लिया, x इज प्रोपोर्शनल टू y का, x इज प्रोपोर्शनल टू y का स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसे कुछ रिलेशन हो सकते हैं, ऐसे कुछ तुम इनको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ए बी की जगह a की पावर x और b की पावर, इसको हटा देंगे, इसको एक कंफ्यूज मत होना, a की पावर x और b की पावर y लिख लेंगे फॉर क्वेश्चन से, क्योंकि वो p a के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर सकता है या फिर a की पावर x के ऊपर डिपेंड कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ प्रोपोर्शनैलिटीज आएंगे कि तुम एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का स्क्वायर पे डिपेंड कर सकता हो, क्यूब पे डिपेंड कर सकता हो, या फिर उस क्वांटिटी का पावर हाफ पे डिपेंड कर सकता हो, ऐसे आएंगे। तो हम फॉर क्वेश्चन से a की पावर x b की पावर y मान लेंगे। ठीक है ना, हमने मान लिया। तो तुम इसको ऐड कर दो मेरे लिए, क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू, अब 2p मत लिखना, p इज इक्वल्स टू, अगर तुम्हें ये कुछ नहीं पता तो जाने दो, p इज इक्वल्स टू k a की पावर x b की पावर y। तुम्हें ये कुछ भी नहीं पता, हम मान लेंगे तुम्हें ये कैसे आया है कुछ भी नहीं पता, एक साथ अच्छे लिख लूंगा, p इज इक्वल्स टू k a पावर x b पावर y। तुम्हें ये कैसे आया ये कुछ भी नहीं पता, पर ये आया। तुम अगर दो प्रोपोर्शनैलिटीज को ऐड करोगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाएगा k, ये लिख लेना, ये लिख लेना, k इम्पॉर्टेंट है क्या, ठीक है ना। p इज इक्वल्स टू k a की पावर x b की पावर y। अब मुझे एक बात बताओ, ये k तो एक कांस्टेंट है, k तो एक कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं हो सकता। पहले तुम वो भी भूल जाओ। ऐसे करो, अगर तुम p और a b का रिलेशन पता करना चाहते हो तो अब तुमने क्या किया, p इज इक्वल्स टू a की पावर x b की पावर y का रिलेशन तो पता कर दिया, पर तुम्हें p इज इक्वल्स टू a और b के टर्म्स में तुम जो रिलेशन है वो चाहते हो। तो तुम क्या करोगे, p का डायमेंशन a और b के डायमेंशन का बराबर कर दोगे। जब ये दो डायमेंशन बराबर हो जाएंगे तब तुम्हारा p इज इक्वल्स टू a और b के टर्म्स में रिलेशन आ जाएगा या फिर इक्वेशन आ जाएगा। जब भी k आएगा, क्योंकि k का डायमेंशन कुछ नहीं है, k इज डायमेंशनलेस, क्योंकि k कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स की डायमेंशन ना। ओके चलो, यहाँ तक समझ आई बात। तुम p का डायमेंशन और a b का डायमेंशन मैच करोगे क्या, इसके ऊपर x y एक बार कॉपी कर लेना, हो गया। चलो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें थोड़े जो एक्सेप्शंस है वो कंफ्यूजिंग है, पर आई प्रॉमिस कि तुम्हें, अगर तुम ये लेक्चर एंड तक देखोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब लोग बोलेंगे अनस तुमने प्रॉमिस कर दिया, तुमने मिस कर दिया, क्या बोलोगे तुम? अच्छा ठीक है, प्रॉम मिस नहीं, प्रॉम हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, तुम प्रॉमिस कर दिया, तुम क्या बोलोगे? तो दूसरा बोलेगा कि अच्छा ठीक है, प्रॉमिस नहीं। यहीं बस, चलो यहाँ तक तुम लिख लो, यहाँ तक लिख लो। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। तुम p को a की पावर x और b की पावर y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, उन दोनों को तुम इक्वेशन बनाओगे तो p इज इक्वल्स टू k a की पावर x b की पावर y लग जाएगा। k क्यों आए? क्योंकि तुम प्रोपोर्शनैलिटी को ऐड कर रहे हो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट गिर जाएगा। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट, इसके लिमिटेशन। पहले इसके लिमिटेशन, अगर इसमें इस इक्वेशन में
कोई भी डायमेंशन की जो कांस्टेंट को डायमेंशन होता है ना, वो कांस्टेंट इसमें लग जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। कांट यूज, लिख लेना ये बात, ये लिख लेना, कांट, कांट बी यूज्ड where dimension, दी लिख रहा हूँ, dimension constants are in present। ठीक है, ये लिख लेना, हम समझाएंगे कि क्या है। पहले ये ओके, यहाँ समझाएंगे। देखो तो तुम देखो, इसका मीनिंग लिखूंगा। अब मुझे एक कांस्टेंट बोल दो जिसका डायमेंशन होगा, सोच के बोलना जी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। दूसरी लिमिटेशन पढ़ेंगे आप, चलो दूसरा एक्सेप्शन, दूसरा लिमिटेशन। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस will not work in relation of, मार्कर बार बार बनाना पड़ेगा, relation of PQ and dimension। ठीक है, दिख रहा है ना? ओके। Trigonometric functions will not work in relation of physical quantity and dimension। इसका मतलब क्या है? एक बात सुनेंगे। चलो मुझे एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला बोला मुझे, ma cos थीटा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ma मास इनटू एक्सेलरेशन, बट वो नहीं है, वो फोर्स का फॉर्मूला नन्हे मुन्ने थे जब का फॉर्मूला है। अब आकर F इज इक्वल्स टू
एम ए कॉस थीटा। तुम्हें एक बात बताऊंगा कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट है। हाँ, फोर्स मास और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर्स में आएगा, एफ बार इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। चलो छोड़ो, एफ बार छोड़ो, एफ इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस एफ इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा को जब तुम डायमेंशनली रिलेट करोगे, हम करेंगे, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन यही करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। रिलेट करोगे तो एफ इज इक्वल टू तुम्हें क्या आएगा, वो लिख रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू तुम्हें के एम ए आएगा, ये फिर ऐसे लिख लो, के एम ए आएगा एक्सेलरेशन। ये के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसके बारे में भी बोलेंगे सामने आगे आकर। पर ये कॉस थीटा किधर गया? ये कॉस थीटा किधर गया? इसलिए मैं बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल नॉट वर्क इन रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन। तब तुम इस इक्वेशन को रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन में रन करोगे तो कॉस थीटा गायब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉस थीटा ना एक वैल्यू है, कॉस थीटा भी एक कांस्टेंट है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 से लेकर -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो कॉस थीटा का वैल्यू कुछ निकल आएगा, इसलिए कॉस तो तुम कांस्टेंट होगा ना। ये कॉस थीटा तो एक कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू 1 से लेकर -1। कॉस थीटा का रेंज क्या है? 1 से लेकर -1। इसीलिए कॉस थीटा एक कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। जब डायमेंशन नहीं होगा तो तुम इसको जो क्वांटिटी को, जो इक्वेशन डायमेंशन नहीं होगा, जो टर्म, उसको तुम अगर रिलेशन में पुट करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ये पिछला जो है वो डायमेंशन फुल कांस्टेंट थे, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। इसका भी इसका डायमेंशन नहीं है पर ये कांस्टेंट है, इसका ये भी तुम पुट नहीं कर सकते। क्या बात है? ठीक है। अब एक और बात तुम्हें बोल दूंगा, एक्चुअली ये 2 इक्वेशन भी करेक्ट हैं। हाँ, ये 2 इक्वेशन भी करेक्ट है। कैसे हुआ अनस? मुझे एक बात बताओ, अगर कॉस थीटा, ये हमने मान लिया ये हॉरिजॉन्टल है, तुम ये बात मान लो कि ये ना एक टेबल का फ्लोर है। हमने वो बात मान लिया कि ये एक टेबल का फ्लोर है, दिख रहा है ना नीचे, एक टेबल का फ्लोर है। और अब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, तो फिर ऐसे लिख लो, कुछ ऐसा है। ये फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है ना? ऐसा है तो क्या हुआ? देखो, ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, ये परपेंडिकुलर, पहले एक बात ये सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल, या फिर तुम ये मान लो कि ये टेबल के साथ साथ चल रहा है, टेबल के साथ साथ चल रहा है, तो इसका एंगल क्या निकल आएगा? अरे इसका एंगल क्या निकल आएगा? 0 डिग्री। मुझे एक बात बताओ कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ F, ये इस टेबल के साथ क्या एंगल मेंटेन, तुम्हें दिखाऊंगा। हम मान लेंगे कि ये पैर टेबल है और ये फोर्स है। देखो ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो इसका इस जो इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, इसका और इस पैर का एंगल क्या होगा? 0, क्योंकि इसके साथ साथ लग के चल रहा है भाई। तो जब ये थीटा 0, ये जो एंगल है ना थीटा 0 होगा, एंगल 0 थीटा 0, जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा 1 होगा। जब थीटा 0 होगा तो ये केस सही होगा। पहले ही बोल रहा हूँ, जब थीटा 0 होगा तो ये केस सही होगा। तुम्हें इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल आएगी, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल आएगी। क्यों बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू 1 निकल आया, जब तुम रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन वर्क करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो, कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1 निकला तो के एम ए करेक्ट होगा,
वन नहीं निकला, जब थीटा 0 नहीं होगा तो इसका वैल्यू कुछ और निकला आएगा, वो अलग बात है। पर जब 1 निकलेगा तो ये दो इक्वेशन भी करेक्ट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, इसको निकाल दूंगा, नोट करना है ये सब। एग्जाम्पल भी बहुत मेहनत करके समझाया है, नोट करो। चलो, हमने कुछ और क्वांटिटी ले लिया, एक्स, अरे भाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई जेड साइन थीटा। हमने कुछ ले लिया, क्या, वाई जेड साइन थीटा। तुम्हें एक बात समझाऊँ, अगर वो फोर्स का वाला एग्जाम्पल तुम्हें अगर चाहिए कि वो एम ए कॉस थीटा कैसे आए, तो तुम्हें वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, वो आएगा इस चैप्टर के बाद। एक और चैप्टर है, आई थिंक ये वेक्टर्स पढ़ जाएगा, इस चैप्टर के बाद आएगा। एनीवेज वेक्टर्स छोड़ो, ये आ गया यहाँ। जब एक्स इज इक्वल्स टू वाई जेड साइन थीटा। अब मैं एक और बात, तुम अगर ए इक्वेशन को रिलेशन में रन करोगे तो क्या निकलाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू के वाई की पावर एक्स, या एक्स भी नहीं आएगा, के वाई जेड आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 है, तो यहाँ भी एक्स 1 ही होगा। के इज इक्वल्स टू वाई जेड निकल आएगा, के वाई जेड। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही है? बिल्कुल है। जब साइन थीटा का वैल्यू 1 निकलाएगा, जब साइन थीटा का वैल्यू 1 निकलाएगा तब ये सही है। साइन थीटा का वैल्यू 1 कब निकलाएगा? 90 पर। पता है ना ट्रिग्नोमेट्री 10 क्लास? अरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है भाई। एनीवेज, जब साइन थीटा का वैल्यू 1 निकलाएगा तब x इज इक्वल्स टू के वाई जेड भी करेक्ट होगा, और x इज इक्वल्स टू वाई जेड साइन थीटा भी करेक्ट होगा, दो भी करेक्ट होंगे। एनीवेज, बोल लिया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नोट करो भाई, नोट करो। चलो, एक और लिमिटेशन है, एक और एक्सेप्शन है। दिस इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। दिस कांट फाइंड मैं मिटाता बहुत हूँ। हाँ, दिस कांट फाइंड proportionality constant. Proportionality. ये फेस लिख लीजिए। This can't find K. K क्या है तुम्हारा? proportionality constant. क्यों फाइंड नहीं कर सकता? पहले ही बोला है कांस्टेंट है, फाइंड नहीं कर सकते। पर इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकल आएगा, एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू निकलेगा। अगर तुम्हें एग्जाम में कुछ करना है तो तुम एक्सेप्शनल एक्सपेरिमेंटली जो आएगा तुम उसको भूल जाओ, वो मत लिखना एग्जाम में। यही होगा तुम्हारा लिमिटेशन या फिर एक्सेप्शन। चलो हो गया। एक आराम सा छोटा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन करेंगे हम। एक फोर्स का करेंगे। मैं पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, प्रॉमिस किया है, छिची प्रॉम किया है। चलो चलो, फोर्स को एक क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। फर्स्ट वन लिखना, फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल्स टू एफ। हाँ, फोर्स ऑन, इसका हेयर स्टाइल कर दिया, ऐसा बोल गया। Force on a particle is equals to F. Mass is equals to m, comma acceleration ACC लिख रहा हूँ, acceleration ACC is equals to A। स्मॉल ले लो या कैपिटल ये ले लो, कोई भी ले लो। Force on a particle is equals to F, mass
इज इक्वल्स टू m, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a, देन यहीं पे कहीं पे लिख लेंगे ये, देन f इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो तुम सॉल्व मत करना भाई, दिमाग मत खराब करना, मैं ही सॉल्व करूंगा। मैं क्या बोल एक्सपेक्ट ये करोगे पॉज करके सॉल्व करना क्वेश्चन को, ये नहीं बोलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा मैं ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहले क्या पूरा है, क्या बोला है इसने, फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू एफ, मास इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फोर्स इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अरे क्वेश्चनर हमें पता है वो बात, पर इसने बोल रखा है, इसको रिस्पेक्ट करेंगे। चलो बोल रखा है फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू एफ, मास इज इक्वल टू एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका रिलेशन कुछ है, ये कुछ इसका प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हम वही लिखेंगे, क्या होगा, f इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x। x क्यों रखना है बोला था, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, या m की पावर 1 आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट हमें पता है कि क्या होगा, ये x क्या है, और जो नीचे f इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, a की पावर y। हमें पता है कि ये x और y क्या है, पर फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन एंड सेक ऑफ प्रैक्टिस, सेक ऑफ कंसेप्ट, सेक ऑफ एवरीथिंग हमें करेंगे। इसका इक्वेशन बनाओ, f इज इक्वल्स टू k m की पावर x, a की पावर y, ठीक है। देखो अगर तुम्हें नहीं पता कि k क्यों आए तो कुछ मत करो भाई, k लिख लेना। जब तुम ऐड करोगे तो k लिख लेना, k क्या है, कुछ मत सोचो, सिर्फ k लिख लेना, ये नहीं। चलो अब मुझे एक बात बताओ, आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। f का डायमेंशन क्या है, f का डायमेंशन क्या है, mlt-2 न्यूटन। f का यूनिट क्या है, न्यूटन। f का डायमेंशन mlt-2 -2 अच्छा, mlt-2 इज इक्वल्स टू k का डायमेंशन कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। k का डायमेंशन नहीं, m मास का डायमेंशन, इसलिए इसने बोला है मास का डायमेंशन क्या है, m1। फिर ये काम करो, क्या करो कि m या फिर डायरेक्ट लिख लो, m का डायमेंशन m की पावर 1, ठीक है, की पावर x दिख रहा है ना, या फिर नीचे लिख लूंगा इसको थोड़ा, mlt-2 इज इक्वल्स टू m की पावर 1 होल पावर x और a की पावर, देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा लिख लो, क्या है, lt -2 की पावर y, या हम ऐसा कुछ कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप समझ आ रहे हैं ना, ठीक है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए, ये एक और स्टेप होएगा, इसको भूल यहीं लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू m की पावर 1 इंटू एक्स क्या होगा, m की पावर x, देखो l की पावर y, मैंने यही एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ये एक इजी एग्जाम्पल है और इससे अच्छे समझ में आएगा, इससे और इजी एग्जाम्पल मुझे नहीं दिखा। अच्छा, l की पावर y, t की पावर -2 इंटू y क्या होगा, -2y ब्रैकेट
कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, दिख रहा है ना? तू अभी भी लिखना नहीं आया, छोड़ो, अच्छे से सजा के लिख ले तू भाई। यहाँ तक कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? अगर तुम यहाँ तक आ गए, अगर तुम यहाँ तक आ गए तो तुम ये मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। इसके बाद सब फॉर्मेलिटीज, हाँ सचमुच, इसके बाद सब फॉर्मेलिटीज, ठीक है? चलो अब तुम्हें क्या करना है, इस m को रिलेट करो, इस l को रिलेट करो, इस t को रिलेट करो। क्या होगा? m की पावर x इज इक्वल टू m की पावर 1। समझ आ रहा है ना? m की पावर x इज इक्वल टू m की पावर 1। देखो पहले ही बोल रहा हूँ, अगर तुम पिछले लेक्चर्स नहीं देखा तो तुम्हें यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो चलो, m की पावर 1, m की पावर 1, कुछ नहीं, ठीक है? चलो m की पावर x इज इक्वल टू m की पावर 1, m पावर, भाई लिख जाए एक बार, m की पावर x इज इक्वल टू m की पावर y, m की पावर 1 y लिख रहा हूँ, m की पावर 1। अब क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ऐसे ही y लिखो, आई मीन l की पावर y इज इक्वल टू l की पावर 1, l की पावर y इज इक्वल टू l की पावर 1, l की मुंह पर 1, कमा l क्या, आई मीन y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1। वैसे ही z भी लिख दो, t आई मीन t की पावर -2y इज इक्वल टू t की पावर -2, t की पावर -2y इज इक्वल टू t की पावर -2। यहाँ से तुम्हारा y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, यहाँ से देखो तुम्हारा कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। अरे y इज इक्वल टू 2। समझ आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया? अच्छी बात। तुम्हारे सब निकल आ गए, यहाँ पुट कर दो। क्या कहाँ पे? यहाँ पे पुट कर दो। क्या कुछ भी कंफ्यूजन नहीं? यहाँ तक कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो देखो, की पावर 1, यहाँ पे t की पावर -2y इज इक्वल टू t की पावर -2। यहाँ पे y हो जाएगा, y क्या हो जाएगा? यहीं पे है 1 1। समझ आ गया? नो प्रॉब्लम। अरे भाई नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ तुम्हारा वैल्यूज ही निकल आ गया, यहाँ तुम्हारा वैल्यूज ही निकल आ गया। यहाँ पुट कर दो, f इज इक्वल्स टू, मैं स्पेस सेविंग कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए लाइन भी मारूंगा, मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए लाइन भी मारूंगा। चलो लाइन मारने के पहले ही अच्छा था। वैसे एक बार नरेट कर लूँगा। m की पावर x इज इक्वल्स टू m की पावर 1, x इज इक्वल्स टू 1, l की पावर y इज इक्वल्स टू l पावर 1, y इज इक्वल्स टू 1, t की पावर -2 y इज इक्वल्स टू t की पावर -2, y इज इक्वल्स टू 1। मैं मुँह दिखा रहा हूँ, अच्छा है ना? ओके अब मुझे रिलेशन सभी इक्वेट कर दो। x मिल गया, y मिल गया, पुट कर दो ना भाई। इसमें और क्या बात है? f इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा? m की पावर x क्या है? 1, m, a की पावर y क्या है? 1, a। और एक और बात मत भूल जाना कि k लग जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एक ही बात प्रॉब्लम है कि ये डायमेंशन, ये रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन f की वैल्यू k की वैल्यू नहीं निकाल पाता। सबसे बड़ी बैड थिंग यही है, ये एक्सपेरिमेंटल ही निकलती है। अब देखो यहाँ पे cos थीटा है क्या? यहाँ पे cos थीटा है क्या? नहीं है।
मैंने बोला था जब वो तुम्हें जो एक्सेप्शन था वो एक्सप्लेन करते समय ही बोला था कि अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वेशन पुट करोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वर्क नहीं करेगा। देखो यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गायब। अभी भी ये जो केस है ये केस सही है। कब सही है? थीटा इज इक्वल जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये केस सही है। समझ आ रहा है ना? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 के लिए अभी भी ये केस सही है। हो गया खत्म। एक बार इसको मत लिखना भाई, इसको मत लिखना, इसको नोट कर लो। 1 2 3 4 5 पॉज करके खत्म। इसमें ये कुछ बड़ा चौड़ा और x y -1 कुछ दिख रहे हैं, पर बहुत ही हलवा है। ये स्पून फीडिंग है, एक्चुअली स्पून फीडिंग है, पता है ना? स्कूल वाले यही बोलते हैं तुमको स्पून फीड किया जा रहा है, यही बोलेंगे स्कूल वाले कि तुमको स्पून फीड किया जा रहा है। नहीं भाई, चलो हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। एक और बात, यहाँ k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता चला कि k की वैल्यू 1 होगी। एक्सपेरिमेंटली पता चला कि k की वैल्यू 1 होगी। मेरे हाथ में अभी भी मार्कर नहीं रुकता। लेक्चर कुछ फास्ट नहीं चल रहा ना? अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट करना। चैनल नया है तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है टीचिंग से या बोर्ड से या फिर ऑफ कोर्स मार्कर से, तो तुम कमेंट कर देना, हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ चाहिए भाई, अब सिर्फ क्वेश्चन करना बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे आ गया। अब आई होप सॉल्व करके ट्राई कर लिए होंगे, नहीं क्या तो लास्ट चांस ट्राई करना। खत्म। चलो, ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट मिस कर गए हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। मैं वीडियो के पहले भी बोला था कि ये क्वेश्चन करेंगे तो इस वीडियो में सब आ जाएगा। ये वीडियो का जान ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं 2 ही क्वेश्चन दिया था, पहले इजी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन। अच्छा, एक बार क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। इफ ए फोर्स इज परपेंडिकुलर, ये पता है परपेंडिकुलर सिंबल है, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। अच्छा, वो फोर्स कैसी है? ऐसी है। एक फोर्स है भाई, वो फोर्स क्या है? वेक्टर है। फोर्स ऐसी है, अरे भाई अच्छा दिखा दूँ, फोर्स ऐसी है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो इसका एंगल कितना होगा आपका? थीटा। थीटा 90 है। हाँ अच्छा ठीक है। देखो इसको भी भूल जाओ। अगर तुम्हें अच्छा फील चाहिए तो इसको भूल जाओ। एक बात बोलूँगा, इसको भी भूल जाओ। एक फोर्स है परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल की। एक फोर्स है परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल की, ठीक है। उस फोर्स में फॉर्मूला क्या? इसने बोल दिया था कि ट्रू फोर्स F इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा इज ट्रू। उसका मतलब है कि फोर्स के लिए ये फॉर्मूला ट्रू हो रहा है। इस फोर्स के लिए ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला ट्रू हो रहा है, बट ऐसा कुछ फॉर्मूला एक्चुअली नहीं है। आई मीन F इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स साइन थीटा कुछ फॉर्मूला फोर्स के लिए एक्चुअली नहीं है, पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज ट्रू बोला है यहाँ पर, इज ट्रू। उसका मतलब कि ये फॉर्मूला केस के लिए ट्रू है, ठीक है। इफ मास वेलोसिटी रेडियस आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्स, इसने एक और हमें हिंट दे दिया कि मास वेलोसिटी रेडियस एक्स की कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स का मतलब एक्स मास वेलोसिटी और रेडियस से बना है, ठीक है। तो इसमें एक बात बोलो, साइन थीटा क्या है आपका? साइन थीटा आपका कांस्टेंट से कुछ वैल्यू निकल आएगा। क्या वैल्यू? अब के लिए छोड़ दो। साइन थीटा एक वैल्यू है, कांस्टेंट निकल आएगा, इसको निकाल दो। तो एफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्स के ऊपर। और एक्स क्या है? मास वेलोसिटी रेडियस। तो इसको इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि एफ मास वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करेगा,
ठीक है अनस, तुमने हमें क्वेश्चन समझा दिया, अब तो क्वेश्चन समझा दिया भाई, अब तो ट्राई करो, लास्ट चांस ट्राई करना, पॉज करके हो गया खत्म, एक और चांस नहीं, अब ट्राई मत करना। सॉल्यूशन आई होप यहाँ ये जरा स्पेस में कंप्लीट कर दूंगा। भाई लेक्चर स्पीड तो नहीं चल रहा, आई मीन लेक्चर खत्म होने आया, स्पीड क्या चल रहा है। नहीं चलो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फोर्स इज प्रपोर्शनल टू, सब समझा दिया था मैंने, फोर्स इज प्रपोर्शनल टू मास, मास को m मान दिया, m की पावर x, ये x और ये x अलग है, ये कैपिटल x है, ये स्मॉल x है, कंफ्यूज मत होना भाई। f इज ऑल्सो प्रपोर्शनल टू क्या है, वेलोसिटी v की पावर y, f इज प्रपोर्शनल टू r की पावर z, यही होगी। ठीक है चलो यहाँ अब मुझे फोर्स का इक्वेशन बोलो, F इज इक्वल टू के एम एक्स वी वाई आर जेड, के क्या है आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ कि के क्या है, नहीं छोड़ो उसको। मुझे फोर्स का डायमेंशन बोलो, लिख लिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे लिखूंगा, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन होप आपको दिख रहा है, फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2 होता है, ठीक है, MLT माइनस 2, देखो MLT माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, मास का डायमेंशन। भाई मैं आपको सब समझा दिया था, पहले क्वेश्चन में ही सब समझा दिया था कि कैसे लिखना है। मास का डायमेंशन, मास की पावर m पावर 1, ठीक है, m की पावर 1। अच्छा हमें जो स्टैंडर्ड प्रोसेस ऐसे ही लिखेंगे, m की पावर x। वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1, lt माइनस 1 का होल पावर y। अब कुछ कंफ्यूज दिख रहा है, पर सेट कर दूंगा, टेंशन मत करो। रेडियस की पावर, रेडियस, अब मुझे एक बात बताओ, रेडियस का डायमेंशन बोलो मुझे, रेडियस का डायमेंशन बोलो। नहीं पता, देखो ये सर्किल है, ये सर्किल है, तो आपका डायामीटर क्या हो जाएगा, डायामीटर ये हो जाएगा d, तो मुझे रेडियस बोलो, r इज इक्वल टू d/2। अब डायामीटर क्या है सर्किल का, ये जो बीच का लेंथ है, एक पॉइंट तो दूसरी पॉइंट का लेंथ है, दो अपोजिट पॉइंट्स की लेंथ है डायामीटर, तो ये ऊपर लेंथ है डिवाइड बाई 2, 2 को भूलिए, ऊपर लेंथ है डिवाइड बाई 2, लेंथ बाई 2 क्या होगा, या फिर लेंथ बाई कुछ भी क्या होगा, लेंथ ही होगा, समझ आ रहा है, लेंथ बाई 2 नहीं, लेंथ बाई 10, लेंथ ही होगा ना। अगर आप टाइम होगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाई क्या हमें 2 कर दिया तो 5 सेकेंड मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, 5 सेकेंड भी टाइम ही है ना, वही होगा यहाँ पे भी, तो d/2, लेंथ बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, लेंथ हो जाएगा, और लेंथ का डायमेंशन l पावर 1, l की पावर z लिख दिया। अच्छा मैं आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये लिख दूंगा, क्वेश्चन कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ सब, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा सारा, ये जरा नीचे आपको नहीं दिखेगा, परहैप्स क्वेश्चन में लिख दूंगा अभी। ओके चलो, MLT माइनस 2 इज इक्वल टू m की पावर x, LT माइनस 1 की पावर y, और l की पावर z, यही है, यही यहाँ का स्टेप उठा के यहाँ लिख दिया था। नीचे देखो, सिंप्लीफाई करो, m की पावर x, m की पावर x, l की पावर y, l की पावर y, देखो यहाँ भी l की पावर z है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं y प्लस z की तरह, ठीक है।
और t की पावर -1 इंटू वाई माइनस वाई। सिंपल है सब। m की पावर 1 इंटू एक्स, m की पावर x, l की पावर y, l की पावर y, l की पावर लिख दिया, और l की पावर z भी है, y और z को ऐड करके लिख दिया, और t की पावर -1 इंटू वाई माइनस 1 की पावर y, t की पावर -1 सब लिख दिया भाई। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। m की पावर x को m की पावर 1 से कंपेयर करो, l की पावर l प्लस z को तुम l की पावर 1 से कंपेयर करो, y की पावर t की पावर -y को तुम t पावर -2 से कंपेयर करो। लिख के हाथ दर्द दे रहा है। चलो छोड़ो। m की पावर x, m की पावर 1, x इज इक्वल्स टू 1। देखो x इज इक्वल्स टू 1 कामा, इसको छोड़ो, इसको देखो एक बार। इसको क्यों मत देखो, क्योंकि यहाँ z भी है। आपको z पता होना चाहिए, पहले इसको सॉल्व करें तो भाई हम y पता करेंगे। जब y मिल जाएगा तो y प्लस z इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, t की पावर -5 इज इक्वल्स t पावर -2, t की पावर -5 इज d टू पावर -2। देखो t पावर मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, -y इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू तुम्हारा 2 हो गया। उसके बाद तुम y प्लस z इज इक्वल्स टू 1, y प्लस z इज इक्वल्स टू 1। तुम्हारा y क्या होगा, 2 प्लस z इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी z इज इक्वल्स टू -1, सॉरी हाफ, z इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, आपको 3 वैल्यू मिल गए। उसमें पुट करके देखो क्या होगा, m की पावर x, x की पावर 1, तो f इज इक्वल्स टू m की पावर x क्या होगा, x इज इक्वल्स कहाँ गया, x इज इक्वल्स टू 1 m मास इंटू एक और क्या है, lt की पावर -1 मतलब वेलोसिटी की पावर y 2, वेलोसिटी का स्क्वायर। फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेंथ रेडियस की पावर z इज इक्वल्स टू -1 z इज इक्वल्स टू -1 r की पावर -1। इसको तुम कैसे लिखोगे, मास वेलोसिटी का स्क्वायर बाई r, -1 का मतलब ही यही है भाई r। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला था, कहाँ गया, मास लेंथ किधर गया भाई, मास वेलोसिटी और रेडियस x के कंपोनेंट्स थे, मास वेलोसिटी और रेडियस x के कंपोनेंट्स थे, और साइन थीटा कांस्टेंट था, मतलब यही होगा तुम्हारा x, कैपिटल x था, यही होगा तुम्हारा कैपिटल x। और उसने बोला था तुम्हें f इज इक्वल्स टू x साइन थीटा को प्रूव करो, राइट है। x की वैल्यू यहाँ रख दो, f इज इक्वल्स टू mv का स्क्वायर बाई r साइन थीटा। इसको प्रूव करना है भाई। यहाँ तक एक क्वेश्चन हुआ, यहाँ से एक और क्वेश्चन। ये एक एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, नोट करना हो तो नोट कर लो, खत्म। जब बड़ा बोलूंगा तो धाद बोलगा, दो भी धाद देगा। छोड़ो, f इज इक्वल्स टू कहाँ गया, f इज इक्वल्स टू x साइन, x को मैं देख रहा हूँ mv का स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा। अब जो ये फोर्स था वो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर था, उसका मतलब थीटा 90। इसीलिए अब मैं पहले बोलूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं अब बोल रहा हूँ।
थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा इज इक्वल्स टू 90। जब थीटा 90 होगा, जब थीटा 90 होगा तो साइन 90 क्या होगा? साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। साइन 90 तुम्हारा 1 हो जाएगा, साइन 90 1। इसीलिए अब देखो f इज इक्वल्स टू एम वी का स्क्वेयर बाई आर इंटू 1 साइन थीटा का। इसको नेग्लेक्ट कर दो, तुम्हारा फॉर्मूला निकल गया है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो तुम यही लिखोगे हेंस, या फिर ऐसे लिखो हेंस प्रूव्ड F is equals to mv square by r, mv square by r sin थीटा। ये लिखना लास्ट में। तुम्हारा लाइक बोर्ड्स का टाइप क्वेश्चन है ये, और इसमें बहुत मेहनत लगी है। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसे डिज़ाइन किया है क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन को इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये क्वेश्चन आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आप फॉलो अप करते रहना। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 वेरी सून आ जाएगा। एंड गुड लक फॉर योर गोल्स।